हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से समकालीन विश्व राजनीति बुक के चैप्टर 9 वैश्वीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा आज का क्वेश्चन होगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और उसके आर्थिक दृष्टि से कौन कौन से लाभ हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वैश्वीकरण, सबसे पहले वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो वैश्वीकरण एक तरीके का प्रवाह मान सकते हैं और प्रवाह से तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देखिए, इकोनॉमिक्स में प्रवाह का मतलब अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका प्रवाह का अलग अर्थ निकलता है, तो आप दोनों को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में प्रवाह का यहाँ पर अर्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माना गया है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान आपके देश विदेश की बातें की गई हैं, यानी कि ये जो वैश्वीकरण है वो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाह में मुख्य रूप से 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है: पूंजी को, सेवा को, संचार को और प्रौद्योगिकी को। यानी कि ये 4 चीज़ें ऐसी मेन हैं जो मुख्य रूप से क्या है, देश विदेश में अपना आचरण करती रहती हैं। ठीक है, तो प्रवाह का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को माने, लेकिन उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही क्या है, वैश्वीकरण कहलाता है। लेकिन ये इंटरनेशनल वैश्वीकरण की जब यहाँ बात होगी तो हम इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के आर्थिक दृष्टि से कौन कौन से लाभ होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से पहला लाभ है आपका राष्ट्रीय आय का बढ़ना। अब राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ती है? देखिए, जब अर्थव्यवस्था में पूंजी, वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी सेवाएं हैं, मान ले जैसे कि जिस अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसका इकोनॉमी लेवल जो था वो एकदम ज़ीरो था। ठीक है, ना तो उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, यानी कि ना के बराबर थी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? जब उन्होंने देश विदेश का आचरण किया। ठीक है, उन्होंने अपने आसपास जितने भी देश हैं उनकी देख परख की, तब वहाँ से उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजीज़ को लेना शुरू किया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब वैश्वीकरण की बात आती है तो वैश्वीकरण से पहला आपका आर्थिक दृष्टि से फ़ायदा क्या है कि आपकी राष्ट्रीय आय, हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रवाह के कारण, वैश्वीकरण के प्रवाह के कारण नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में आएंगी, अच्छी से अच्छी सेवाएं हम लोगों को मिल सकेंगी। ठीक है, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का प्रवाह हो सकेगा, तो इसलिए क्या हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक, तो हमारा आर्थिक दृष्टि से पहला पॉइंट जो था राष्ट्रीय आय का बढ़ना क्लियर हो गया। सेकंड है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फैलाव। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं वो आपकी एमएनसीज कंपनियाँ। देखिए, एमएनसीज कंपनियाँ क्या होती हैं, जिनके ब्रांचेस अलग अलग देशों में खुले हुए होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की कोई भी कंपनी देश विदेश में जब अपनी कंपनी को स्थापित करती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो एमएनसीज में काउंट होने लगती है कि कंपनी किसी और देश की है, लेकिन क्या है, वो कंपनी किसी और देश में स्थापित है और वहाँ पर चल रही है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि एमएनसीज कंपनियों का देश विदेश में स्थापित होना भी काफ़ी बेनिफिशियल बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि मान लेते हैं अगर अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आकर स्थापित होती है, तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि अमेरिका की कंपनी सिर्फ अपनी कंपनी को यहाँ पर लॉन्च करेगी, यहाँ पर स्थापित करेगी, लेकिन उसमें काम करने के लिए जो मज़दूर लगेंगे, जितने भी लोगों की ज़रूरत होगी, उन लोगों को कहाँ से लिया जाएगा, हमारे भारत से। तो और उस कंपनी में जब वो लोग काम करने लगेंगे तो यानी कि इससे पहले वो बेरोज़गार थे, लेकिन अब जब वो एमएनसीज कंपनी यहाँ पर आके स्थापित हो गई तो क्या हो गया, इनसे उन लोगों को काम मिल गया, तो इनसे क्या, उनका रोज़गार बढ़ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि जब वो कंपनी जब उन्होंने अपना काम यहाँ पर लॉन्च किया तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आए होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ उनकी होंगी, लेकिन इस्तेमाल क्या है, हमारे भारत के लोग करेंगे, क्योंकि उस कंपनी में काम करने वाले हमारे भारत के लोग हैं। तो जब हमारे जो निवासी हैं जब उस कंपनी में काम करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि उनको भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, और फिर वो उस टेक्नोलॉजी को अलग से भी अपनी देख परख करके उस काम को अलग से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दूसरा बेनिफिट। तीसरा जो है हमारा,
तीसरा पॉइंट है साझा बाजार। देखिए साझा बाजार की अगर हम बात करें तो साझा बाजार में क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण के द्वारा साझा बाजारों की स्थापना हुई है, जिसके कारण एक ही स्थान के बाजार लोग अलग अलग देशों की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए हम जब भी किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए मार्केट में निकलते हैं तो हम देखते हैं क्या, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या मेड इन अदर कोई भी हमारा जो कंट्री होगा, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर एक ही बाज़ार में आपकी अलग अलग कंट्री से मतलब एक ही अगर मान लेते हैं, अगर खिलौने का ही एक एग्जांपल लेते हैं तो आप खिलौने देखेंगे क्या कि एक ही तरीके का खिलौना बहुत सारे कंट्री के प्रोडक्शन में शामिल होता है, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या होता है कि हमें तो उसी चीज़ की अलग अलग कीमत हम लोगों को पता चल जाती है, और उससे क्या होता है कि हमें जहाँ सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि उस चीज़ की कीमत भी कम हो और दूसरा क्या है वो चीज़ हमें सेटिस्फेक्ट कर रही हो, और थर्ड पॉइंट क्या है कि वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो हम उसी चीज़ को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या कि साझा बाज़ार के कारण वहाँ पर अलग अलग कंट्री की एक ही चीज़ क्या है अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोडक्शन में आती है, तो उससे उन चीज़ों की कीमत भी अलग अलग हो जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटीज़ भी अलग होती हैं, ठीक है। और उन क्वालिटीज़ यानी कि उनके गुण काफ़ी ज़्यादा क्या है जिनके भी गुण सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को ही हम खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवाओं का प्रवाह। देखिए सेवाओं के प्रवाह से आजकल जो प्रवाह चल रहा है हमारा संचार प्रौद्योगिकी का है, जैसे संचार के माध्यम से आज हम हर घर में मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए एक जगह पर बैठे बैठे इंसान क्या है देश विदेश में बातें कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाया जाए तो आप मान सकते हैं क्या कि एक इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस है, उसका इलाज करने के लिए अगर उसका मान लेते हैं एक हार्ट पेशेंट है, लेकिन उसका इलाज करने के लिए वहाँ पर उस हार्ट पेशेंट का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और वो आउट ऑफ कंट्री है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पर उसके जो असिस्टेंट्स होंगे डॉक्टर के, वो वहाँ पर वर्क करेंगे, लेकिन किसके ज़रिए, उस डॉक्टर के ज़रिए, वो संचार के ज़रिए यानी कि मोबाइल फ़ोन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो अपने असिस्टेंट्स को जो भी ऑर्डर देगा वो असिस्टेंट्स उनको फॉलो करेंगे, और देन उस हार्ट पेशेंट को क्या है रेस्ट देने में जितनी भी जितना भी वो कर सकें उतना कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी डॉक्टर तो आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन फिर भी उसने क्या है अपनी सेवाएं उस पेशेंट को प्रदान की हैं, ठीक है। लेकिन किसके ज़रिए, संचार के ज़रिए, और संचार का क्या है यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में प्रवाह हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है संरक्षणवाद खत्म हो गया है। संरक्षणवाद का देखिए जब हमारे वैश्वीकरण की नीति जब हमने नहीं अपनाई थी, उससे पहले हमारा जो भारत था वो संरक्षणवाद की नीति अपनाते, यानी ज़्यादातर देश क्या थे संरक्षणवाद की नीति अपनाते थे। इसमें क्या होता था कि हमारी जो घरेलू कंपनियां होती थी हम उनका बचाव करते थे, उनको कंपटीशन में लाने से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन में आकर और वहाँ पर क्या अपना अस्तित्व खो बैठे। तो इस तरीके से संरक्षणवाद के ज़रिए क्या है हमारी घरेलू कंपनियों को सेव करके रखा जा रहा था। लेकिन जब 1991 में वैश्वीकरण को जब हमने अपनाया तो इसके ज़रिए क्या हमारी घरेलू कंपनियां कंपटीशन वाली लाइन में आ गई हैं, और अब क्या है एक से बढ़ के एक कॉम्पिटिट हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं वो कर रही हैं। तो इसमें क्या है कि एक से बड़ी एक कंपनियां, संरक्षणवाद में क्या था जो कंपनी जैसी थी वहीं की वहीं रुकी हुई थी, लेकिन कंपटीशन लाइन में आने के बाद उन्होंने अपनी हर एक चीज़ यानी क्वालिफ़िकेशंस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी की है कि आज वो चीज़ें देखने लायक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब है यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की बात की गई है कि ऑनलाइन शॉपिंग में देखिए ये भी तो एक तरीके का वैश्वीकरण है। आपने संचार के माध्यम यानी कि फ़ोन के ज़रिए आपने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर आप तक पहुंच रहा है, वो क्या है एक प्रवाह है, संचार है, ठीक है। यानी कि इसमें आप देखते हैं जैसे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी देखते हैं, तो हम ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री भी ऑर्डर्स करते हैं तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ज़रिए क्या हम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन हमने उस ऑर्डर को किया किसके ज़रिए था, संचार के माध्यम से, और संचार तो वैश्वीकरण के प्रवाह का एक मुख्य रूप माना जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है हमारा क्या वैश्वीकरण का एक बेनिफिशियल पॉइंट है, ठीक है। और रोज़गार में वृद्धि कैसे होती है ये एमएनसीज कंपनी के ज़रिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यहाँ पसंद आई होगी। थैंक यू।